नमस्ते बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? हमारा चैप्टर चल रहा है थर्मोडायनेमिक्स और उसके अंदर पिछला जो वीडियो था मैंने आपको कुछ सवाल दिए थे, पीपीटी के अंदर थे। मैंने कहा था इनको सोल्व करना और आप लोग अपने आंसर बताना। तो अब जैसे ये जो न्यूमेरिकल है, ध्यान देना, पेज नंबर 38 पर है ये, ठीक है। इस पर जो न्यूमेरिकल है इसमें आपका आंसर क्या आया, तो आप लोगों ने होमवर्क भेजा नहीं मेरे पास में, तो आप लोग होमवर्क भेजना, लेकिन मैं बता देता हूँ कि इसमें आंसर क्या आया है। आगे वाले जो भी हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर जो 39 है, 40 है और 41 पेज नंबर पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसका तो पूरा सॉल्व किया हुआ एग्जाम्पल ही है, लेकिन फिर भी इसके अंदर जो लॉगरिथम वाली वैल्यू 30/20 वाली उसको सॉल्व करके बताया हुआ है। फिर पेज नंबर जो 42 है इसके अंदर इक्वेशन कंप्लीट लिखी हुई है, फार्मूला लिखा हुआ, उस पर वैल्यूज़ पुटअप की हुई है, उसके बाद में W यानी वर्क की वैल्यू कितनी आती है वो। तो हम देखते हैं इनका आंसर। देखिए ये पेज नंबर 38 वाला जो न्यूमेरिकल है, इन अ सर्टेन प्रोसेस 600 जूल ऑफ वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, यानी सिस्टम पे वर्क किया है तो 600 वो प्लस में होगा, और विच गिव्स ऑफ 250 जूल ऑफ हीट, यानी वर्क करने के बाद में सिस्टम के थ्रू 250 जूल एनर्जी रिलीज की गई है, यानी ये जो 250 है वो माइनस में होगा, क्यों? तो फिर इंटरनल एनर्जी के अंदर जो चेंज हुआ वो क्या है वो देखते हैं। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि उसमें जो हीट एनर्जी है दी गई है वो 600 जूल की है, तो 250 उसके द्वारा वर्क किया गया है तो वो माइनस में हो जाएगा। ओवरऑल जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 350 जूल आपका आंसर आएगा। इसी तरह से नेक्स्ट पेज नंबर 39 पर जो न्यूमेरिकल है उसको हम देखते हैं। इन अ सर्टेन प्रोसेस 6000 जूल ऑफ हीट इज एडेड टू अ सिस्टम, यानी 6000 जूल, या आप यूं कह दो 6 किलो जूल एनर्जी उसको दी है, while the system does work equivalent to 9000 joule by expanding against the surrounding atmosphere, यानी 9000 जूल के बराबर वर्क किया गया है सिस्टम के थ्रू, यानी ये नेगेटिव हो जाएगा। हमने पहले हीट एनर्जी दी 6 किलो जूल और सिस्टम ने वर्क किया 9 किलो जूल, तो 6 तो हो जाएगा पॉजिटिव और 9 हो जाएगा नेगेटिव। सॉल्व करोगे तो -3 किलो जूल या -3000 जूल आंसर आएगा। तो देखिए इसके अंदर 6000 हमने हीट एनर्जी दी और 9000 जूल वर्क किया है, तो ओवरऑल इंटरनल एनर्जी में चेंज कितना होगा? 3000 जूल एनर्जी उसमें से रिलीज हो गई या कम हो गई, इंटरनल एनर्जी इतनी कम हो गई, तो उसी को हम 3 किलो जूल या 3000 जूल बोल सकते हैं। नेक्स्ट पेज नंबर 40 पर जो प्रॉब्लम है, इन अ सर्टेन प्रोसेस 675 जूल ऑफ हीट इज एब्जॉर्ब्ड बाय अ सिस्टम, यानी सिस्टम ने एब्जॉर्ब की है, तो 675 पॉजिटिव होगा हीट एनर्जी, और वाइल 290 जूल ऑफ वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, यानी सिस्टम पर वर्क भी किया गया है, तो 290 जूल वर्क किया है, यानी इतनी ही इंटरनल एनर्जी और इंक्रीज होगी, तो 290 भी पॉजिटिव होगा, यानी दोनों ही पॉजिटिव होंगे, तो दोनों को ऐड करोगे तो आंसर हमारा क्या आएगा? 965 जूल। ठीक है, तो ये जो पेज नंबर 40 है इस पर दोनों ही हमारे लिए पॉजिटिव होंगे, तो ये 965 जूल हो जाएगा। अब ये पेज नंबर 41 पर जो प्रॉब्लम दी हुई है, ये फॉर्मूला लिखा हुआ है रिवर्सिबल जो वर्क होता है उसके लिए, -nRT 2.303 log V2/V1। तो बाकी जो वैल्यूज़ हैं ये तो पुटअप की हुई है, आपको ये माइंड में रखना है कि जो टेम्परेचर न्यूमेरिकल में दिया हुआ है 37 डिग्री सेल्सियस, उसमें 273 ऐड करके उसको केल्विन के अंदर कन्वर्ट करना कंपलसरी है। कोई भी न्यूमेरिकल करो, अगर डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर दिया हुआ है तो उसको केल्विन में कन्वर्ट जरूर करना। ठीक है, अब ये 30/20, या इसको हम 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो इसको हम बोल सकते हैं 3/2,
तो 3/2 log 3/2 की वैल्यू क्या होगी, उसमें एक फार्मूला होता है log a अपॉन b इज इक्वल टू log a माइनस log b। तो इन दोनों की वैल्यू पुटअप करके हम देखते हैं इस चीज को। देखिए इसमें आपको ये जो पेज नंबर 41 पर जो प्रॉब्लम दी हुई है उसमें ये वाला पार्ट सॉल्व किया हुआ है। आपको ये ध्यान में रखना है कि ये log 30/20 लिखा हुआ है, तो इसमें 0 से 0 कैंसिल हो गया तो 3/2 हो गया। तो एक फॉर्मूला होता है log a अपॉन b इज इक्वल टू log a माइनस log b। ध्यान देना ये log a माइनस log b है, ठीक है। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो हमारे पास में आंसर क्या है। अच्छा log 3 की वैल्यू होती है 0.4771 और log 2 की वैल्यू होती है 0.3010। तो log 3 में से log 2 की वैल्यू को माइनस किया तो 0.1761 हमारे पास में आया। तो ये वैल्यू आपको पुटअप करनी है उस न्यूमेरिकल में। तो जब आप सॉल्व करोगे इसको तो हमारा आंसर आ जाएगा 1045.02 जूल आंसर। हालांकि मैंने सॉल्व किया तो 1044 आया, पर लेकिन अप्रोक्सीमेट हमारा आंसर करेक्ट है। अब ये पेज नंबर 42 पर जो प्रॉब्लम है ये भी वैसी ही प्रॉब्लम है, ठीक है। इसके अंदर फॉर्मूला भी वही लग रहा है, बस यहाँ पे आपको करना क्या है कि ये जो वैल्यूज़ हैं ये तो पुटअप करनी ही है। ये है log 70/50 या log 7/5, यानी क्या हो जाएगा log 7 माइनस log 5 करना पड़ेगा। तो देखिए अब ये वाला जब आप सॉल्व करोगे इसमें 70/50 या 7/5 करोगे, log 7 में से log 5 की वैल्यू माइनस करो तो log 7 की वैल्यू होती है 0.8451 और log 5 की वैल्यू होती है 0.6999। सॉल्व करोगे तो आपके पास में ये आएगा। अब ये जो वैल्यू आई है तो उस फॉर्मूले के अंदर log 70/50 दिया हुआ है, वहाँ ये वैल्यू पुटअप कर दो और सॉल्व करो। जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास में ये वाला आंसर आएगा 806.2 जूल, ठीक है बच्चों। अच्छा ये जो कुछ वैल्यूज़ दी हुई है ना, जैसे आप लोगों ने अभी देखा, मैं बता दूं कि log 2, log 3, log 5 और log 7 की वैल्यूज़ को आप लोग याद कर लेना, रट लेना। log 3 की वैल्यू होती है 0.4771, नोट कर लेना। log 2 की वैल्यू होती है 0.3010, log 5 की वैल्यू होती है 0.6999 और log 7 की वैल्यू होती है 0.8451। तो ये वैल्यूज़ आप याद कर लेना ताकि हमारे पास में ये जो कुछ फॉर्मूले हैं उनकी हेल्प से अदर वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। कई बार मतलब ऐसे केस में हमें लॉग टेबल की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बिना लॉग टेबल के ही हम सॉल्व कर सकते हैं। अब हम थोड़ा सा रिकॉल करते हैं, रिकैपुलेशन। रिकेप से बना है रिकैपिचुलेशन। तो आइसोथर्मल प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट है यानी डेल्टा टी इज इक्वल टू 0 या डी टी इज इक्वल टू 0। इसी तरह से एडियाबेटिक प्रोसेस डी क्यू या डेल्टा क्यू 0, आइसोबारिक डी पी या डेल्टा पी 0, आइसोकोरिक डी वी या डेल्टा वी 0। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। अगेन रिकैपिचुलेशन, साइन ऑफ कन्वेंशन, हीट एब्जॉर्ब्ड बाय सिस्टम पॉजिटिव होगी Q, हीट इवॉल्व्ड बाय द सिस्टम Q नेगेटिव होगा, वर्क डन ऑन द सिस्टम W पॉजिटिव होगा, वर्क डन बाय द सिस्टम W नेगेटिव होगा। वर्क डन इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस जहाँ टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो W इज इक्वल टू माइनस 2.303 nRT log V2 अपॉन V1 या P1 अपॉन P2 लिख सकते हैं, क्योंकि आपको ध्यान में आया होगा जो चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ हमने पढ़े थे उसमें इस चीज़ को सॉल्व भी किया था। P इज प्रोपोर्शनेट टू 1 अपॉन V, उसको सॉल्व करोगे तो हमको ये फॉर्मूला मिलता है। जरा हम देख लेते हैं ये फॉर्मूला कैसे आया, एनसीईआरटी की तरफ मूव करते हैं थोड़ा हम उसी सिलेंडर और पिस्टन वाला जो एक्सपेरिमेंट और एप्लीकेशन है उसकी तरफ मूव करते हैं।
आपको ध्यान में आया होगा कि ऐसा हम पहले भी देख चुके हैं पिछले वीडियो के अंदर। ये एक सिलेंडर है, इस सिलेंडर में ये वाला पिस्टन लगाया हुआ है। अब बाहर की तरफ का जो प्रेशर है वो P एक्सटर्नल है। हमने इस पिस्टन को कंप्रेस किया अंदर की तरफ, तो ये मूव होकर के इसने इसका वॉल्यूम, जो गैस का वॉल्यूम है, उसको इतना कम कर दिया। मतलब ये हुआ कि अगर आप देखोगे तो पहले इस गैस का वॉल्यूम इतना था, तो अब वो डिक्रीज होकर के वो इतना रह गया। तो ये वाला जो आप देख रहे हो, इसमें ये क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, और उसको जब आप ये मल्टीप्लाई करोगे इस लेंथ के साथ में, ये वाली जो लेंथ है, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है, उसके साथ में मल्टीप्लाई करोगे तो आपको वॉल्यूम मिल जाएगा। मतलब ये हुआ कि अब ये पिस्टन को कंप्रेस करने के बाद आपने जो डिस्टेंस कवर की, वो डिस्टेंस कितनी हो गई, ये L जो लेंथ यहाँ दी हुई है इसके बराबर हो गई। फिर हम आगे देखते हैं। हमें ये पता है वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वहाँ जो L आएगा वो डिस्प्लेसमेंट या लेंथ जो कवर्ड है उसके बराबर आएगा। फिर वॉल्यूम जो चेंज हुआ वो हमको पता है कि L इंटू ए के बराबर होगा, या उसी को हम डेल्टा V बोलेंगे। तो V फाइनल माइनस V इनिशियल, और ये हमें पता है कि नेगेटिव आएगा क्योंकि जो इनिशियल वाला था वो ज़्यादा था, फाइनल वाला कम था। सेकेंड थिंग, हमें पता है कि प्रेशर क्या होता है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। हालांकि यहाँ पे थोड़ा कट रहा है, पूरा लिखा हुआ नहीं है, तो आपको ध्यान में आ गया होगा। तो हम ये भी बोल सकते हैं फोर्स अप्लाइड ऑन द पिस्टन विल बी P इंटू ए के बराबर होगा। तो हम बोल सकते हैं कि जो वर्क है वो फोर्स इंटू डिस्टेंस के बराबर होगा। तो ये PA ये फोर्स हो गया, और जो इसने कवर की है डिस्टेंस वो L के बराबर है। तो ओवरऑल हमें ये पता है कि A इंटू एल क्या होगा, वो A इंटू एल, अभी हमने देखा ये A इंटू एल ये डेल्टा V के बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं वर्क क्या हो गया, माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V। अब यहाँ माइनस का साइन लगाने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हमें पता है कि जो डेल्टा V है इसकी वैल्यू नेगेटिव आई, तो वर्क को पॉजिटिव बनाने के लिए हमने माइनस का साइन लगाया है। तो वर्क के लिए हमें ये वाली जो इक्वेशन मिली है, अब उसी इक्वेशन को मैथमेटिकल फॉर्म में आप देखोगे तो W इज इक्वल टू रिवर्सिबल प्रोसेसेस, बहुत सारे छोटे छोटे प्रोसेस मिलकर के बनते हैं इनफाइनाइट सिमल प्रोसेसेस मिला करके। तो W इज इक्वल टू माइनस, अब ये वाला जो साइन आपको दिख रहा है इंटीग्रेशन वाला साइन है, जहाँ पे हमने वर्क किया है V इनिशियल से लेकर के V फाइनल तक की वैल्यू पुटअप करेंगे, और ये P एक्सटर्नल इंटू DV। अब ध्यान देना, जब रिवर्सिबल प्रोसेस होता है तो उसमें पिस्टन को आपने अंदर की तरफ मूव किया, तो वो एक्सटर्नल प्रेशर जब ज़्यादा होगा और इंटरनल प्रेशर थोड़ा सा कम होगा, दोनों इंटरनल और एक्सटर्नल प्रेशर के अंदर बहुत मामूली सा डिफरेंस होगा, तो उसी को आप DP के बराबर बोल सकते हो। तो जो P इंटरनल और एक्सटर्नल है उनमें केवल DP का ही डिफरेंस है, तो ओवरऑल आप उसको क्या बोल सकते हो, मामूली सा या इनफाइनाइट सिमल जो डिफरेंस होगा बहुत छोटा सा। तो एक्सटर्नल और इंटरनल ये दोनों बराबर हो गए, तो आप सीधे सीधे P एक्सटर्नल प्लस माइनस DP करके उसको आप ओवरऑल P एक्सटर्नल और P इंटरनल दोनों को आप बराबर बोल सकते हो। तो P इंटू DV के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर ये वाली इक्वेशन देखिए, V रिवर्सिबल है तो ये माइनस V इनिशियल से V फाइनल की तरफ, और ये P एक्सटर्नल DV, हालांकि यहाँ पे V लिखा हुआ होना चाहिए, दिख नहीं रहा है, तो वो DV आप अंडरस्टूड है, समझ लीजिए। तो P एक्सटर्नल और P इंटरनल जहाँ डिफरेंस बहुत कम है दोनों बराबर है, तो सीधा सीधा आप P इंटू DV लिख सकते हैं। अब ये इनिशियल से फाइनल तक हमने इंटीग्रेशन किया है, तो इसी को जब हम सॉल्व करते हैं तो देखिए एक चीज़ और है कि PV इज इक्वल टू NRT आइडियल गैस के लिए आपको पता है, ये PV इज इक्वल टू NRT। तो इस V को आप इधर ट्रांसफर कर दीजिए डिनोमिनेटर की फॉर्म में, तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, NRT अपॉन V। तो इसी NRT अपॉन V को इस वाली इक्वेशन के अंदर आप पुटअप कर दीजिए यहाँ पर, तो
तो हमें क्या मिलेगा, nRT अपॉन V फिर इनटू dV के बराबर हो जाएगा, या हम ये बोल दें कि dV अपॉन V हो जाएगा। तो ये जो dV अपॉन V, अच्छा इसमें भी जो nRT है, ये nRT तो कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं हो रहा है, तो इस nRT को आप बाहर निकाल दीजिए और यहाँ पर जो dV अपॉन V होना चाहिए दिख नहीं रहा है लेकिन अंडरस्टूड है, उसको जब आप सॉल्व करोगे तो हमें ये मिलता है 2.303 log V फाइनल अपॉन V इनिशियल। बच्चों ये ध्यान देना, ये एक्चुअल में log नेचुरल VF अपॉन VI मिलता है, तो log नेचुरल को जब हम log बेस 10 में कन्वर्ट करते हैं तो 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो हमें ये इक्वेशन मिलती है। तो उम्मीद है ये डेरिवेशन आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर फिर भी कहीं कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे फ़ोन करके पूछना। अब हम वापस मूव करते हैं पीपीटी की तरफ। अब ये होम असेसमेंट के लिए यहाँ न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं, 2 क्वेश्चन हैं। आप वीडियो को पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेकर के इनको नोट कीजिए और इनको सॉल्व करके बताइएगा। अब हमारे लिए नई टर्म आ रही है एंथैल्पी। देखिए लेबोरेटरी में हम जो रिएक्शंस कैरिड आउट करते हैं, मैक्सिमम रिएक्शन कांस्टेंट प्रेशर पे होती है। टेस्ट ट्यूब के अंदर हम अलग अलग रिएजेंट्स मिलाते हैं और अलग अलग तरह के हमको रिजल्ट्स मिलते हैं, प्रोडक्ट्स मिलते हैं, जैसे गैसेस वगैरह इवॉल्व होना या कलर में चेंज होना या प्रेसिपिटेशन होना। तो ये सारा का सारा कांस्टेंट प्रेशर पर होता है। तो कांस्टेंट प्रेशर पर जो एनर्जी में चेंज होता है उसी को हम एंथैल्पी बोलते हैं। और ये एंथैल्पी 2 तरह की होती है, एक तो जो एनर्जी में चेंज है एंडोथर्मिक होता है और दूसरा एक्सोथर्मिक होता है। आप लोगों ने इस चीज़ को पढ़ा हुआ भी है। एंडोथर्मिक प्रोसेस मतलब जिसमें से हीट एनर्जी बाहर की तरफ निकलती है, या यूँ कह दीजिए डेल्टा एच। हालांकि यहाँ पे हाँ ये एंडोथर्मिक है, मतलब इनिशियल अगर आप देखें तो जो रिएक्टेंट्स हैं वो जब प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होते हैं तो बाहर की तरफ से वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, मतलब ये एनर्जी अंदर की तरफ मूव होती हुई दिख रही है इसके अंदर एरो से, इसको समझ लीजिए। तो एंडोथर्मिक प्रोसेस हो गया। एक्सोथर्मिक, अच्छा ये चीज़, ये जो फॉर्मूला है इसमें ये भी ध्यान रखना, डेल्टा एच इज़ ग्रेटर देन 0, यानी ये पॉजिटिव होगा। तो ये चीज़ आप माइंड में रखना, पॉजिटिव होगा। दूसरी तरफ एक्सोथर्मिक जो प्रोसेसेस होते हैं उसमें क्या होता है, सिस्टम से एनर्जी बाहर निकलती है। तो यहाँ जो एरो के साइन हैं वो बाहर की तरफ मूव करते हुए दिख रहे हैं, तो ये एक्सोथर्मिक है। मतलब जो रिएक्टेंट्स हैं अब उनकी एनर्जी कम हो गई, जो प्रोडक्ट बना है तो एनर्जी बाहर की तरफ निकल गई। तो जैसे हम कागज़ जलाते हैं, लकड़ी जलाते हैं, ये प्रोसेस क्या है, ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस ही है। क्योंकि उसमें हुआ क्या, जो ऑर्गेनिक मटेरियल है वो जलता है, मतलब ऑक्सीजन या एयर के साथ रिएक्शन करता है। रिएक्शन होती है तो धुआं बनता है, राख बनती है, कोयला बनता है और हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी बाहर निकलती है, तो वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो गया। तो इसमें जो डेल्टा एच है वो लेस देन 0 है, मतलब डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव होती है। ये चीज इसमें आप लोग ध्यान रखना। डिफाइन करें हम इसको, केमिकल रिएक्शंस आर जनरली कैरिड आउट एट कांस्टेंट प्रेशर, दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर. So it has been found useful to define a new state function enthalpy H as H is equal to U plus PV by definition. तो ये ध्यान रखना H is equal to U plus PV। एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूं, किसी भी सिस्टम की एब्सोल्यूट एंथैल्पी को आप फाइंड आउट नहीं कर सकते, बिल्कुल ठीक उस तरह से जिस तरह से आप इंटरनल एनर्जी को फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। हाँ, जो डिफरेंस है उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं। तो ये भी जो डिफरेंस होगा डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी के बराबर होगा। अब P कांस्टेंट है इसलिए वो डेल्टा P ना होकर के केवल P हो जाएगा। वॉल्यूम को चेंज किया जा सकता है, वॉल्यूम कम ज़्यादा हो, लेकिन ओवरऑल रिएक्शन कांस्टेंट प्रेशर पर हो रही है। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसका थोड़ा सा मैथमेटिकल फॉर्म लेते हैं। चेंज इन एंथैल्पी H इज इक्वल टू U प्लस PV, या हम बोल सकते हैं जो
डिफरेंस होता है डेल्टा एच, उसको हम मेज़र कर सकते हैं। तो डेल्टा यू प्लस डेल्टा, फिर ब्रैकेट में लिया हुआ है पी वी, तो उसमें से P को हम बाहर निकाल दें, क्योंकि एंथैल्पी के लिए हमें पता है कांस्टेंट प्रेशर पर हम वर्क कर रहे हैं या एनर्जी के अंदर चेंज हो रहा है, तो वो P डेल्टा भी हम उसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट फार्मूला है। दूसरी बात, हमें पता है PV इज इक्वल टू NRT होता है, तो या हम बोल दें कि P डेल्टा V इज इक्वल टू डेल्टा और फिर ब्रैकेट में NRT, उसके अंदर जो हम इसको इस फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, नंबर कांस्टेंट मोल यानी नंबर ऑफ मोल्स हैं वो कांस्टेंट हैं, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U डेल्टा NGRT। हालांकि ध्यान देना ये G लिखा है सब स्क्रिप्ट की फॉर्म में, तो ये गैसियस के लिए एप्लीकेबल है, यानी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स, तो जो प्रोडक्ट्स बने हैं उनके अंदर गैसियस मोल्स कितने हैं, उसमें से जो रिएक्टेंट्स हैं उनके गैसियस मोल्स को आप माइनस कर दोगे तो हमारे पास में डेल्टा एन जी की वैल्यू आ जाएगी। अब आप बताइए, सोचिए कि अंडर व्हाट कंडीशन डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू, यानी ये वाला जो आप देख रहे हैं इक्वेशन, तो डेल्टा एच की वैल्यू डेल्टा यू के बराबर कब होगी, जब पी डेल्टा वी की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, या आप कह दीजिए कि कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर पर जो एनर्जी में चेंज है वही डेल्टा एच जो डेल्टा यू के बराबर होगी। हैस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन, ये हमारा नया हेडिंग है, या सिंपली हम इसको केवल हैस लॉ भी बोल सकते हैं। आप लोगों ने फिज़िक्स के अंदर पढ़ा हुआ है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, है ना, तो बस उसी तरह से इनिशियल और फाइनल स्टेट्स होती हैं, ये उसी से रिलेटेड है, यानी कोई भी एक रिएक्शन हो रही है, रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, तो उसमें एंथैल्पी में जो चेंज होता है, आप अब उस रिएक्शन को दूसरी तरीके से कीजिए, अलग अलग जिसमें मैकेनिज्म बोल दीजिए, या फिर आप अलग अलग प्रोडक्ट से वापस आप रिएक्शन को कैरिड आउट अलग अलग स्टेप्स को जोड़ करके कीजिए। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल लीजिए, मावली से आपको अगर उदयपुर की एरियल डिस्टेंस मालूम करनी है तो एक सीधी सी लाइन ड्रॉ कर लीजिए मावली से उदयपुर के लिए, मान लीजिए कि ये 35 किलोमीटर आती है। फिर दूसरी तरफ हम लीनियर डायरेक्शन में ना होकर के हम डबोक होकर के जाते हैं तो उसमें 5 किलोमीटर की और डिस्टेंस बढ़ जाती है, तो डिस्प्लेसमेंट तो 35 किलोमीटर हो गया और डिस्टेंस 40 किलोमीटर हो गई। अगर हम वायनाड द्वारा जाएं तो 30 प्लस 50 यानी 80 किलोमीटर्स हो जाएगा, तो जो डिस्टेंस कवर्ड है वो और ज़्यादा, तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्टेंस किस तरह से कवर की गई उस पर डिपेंड नहीं करती। इसी तरह से ये हैस लॉ भी है, यानी अगर आप ए से बी की तरफ मूव करते हैं, यानी रिएक्टेंट्स ए हैं और प्रोडक्ट अगर बी हैं, तो आपने ए से डायरेक्ट बी बनाया, उसमें एंथैल्पी में जो चेंज है उसको मेज़र किया, लेकिन फिर आप क्या करते हो दूसरे केस में, ए से आपने सी बनाया, फिर सी से आपने डी बनाया, डी से आपने ई बनाया और ई से आप बी तक पहुँचे, तो यहाँ 3 स्टेप में हुआ जो प्रोसेस, उसमें ओवरऑल एंथैल्पीज में जो चेंज हुआ है, आप उन सब का अगर सम करेंगे तो वो डायरेक्टली ए और बी में जो चेंज हुआ उसके इक्विवेलेंट आएगा। तो ये जो हैस लॉ है वो क्या बोलता है, it states that regardless of the multiple stages or steps of a reaction, the total enthalpy change for the reaction is the sum of all changes. This law is a manifestation that enthalpy is a state function. तो ये क्या बोलता है कि जो एंथैल्पी वो स्टेट फंक्शन है, यानी पाथ फंक्शन नहीं है, पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा, केवल इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पर ही डिपेंड करेगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं, द हीट ऑफ एनी रिएक्शन डेल्टा एच एफ नोट, यानी फॉर्मेशन एंथैल्पी एफ स्टैंड फॉर फॉर्मेशन for a specific reaction is equal to the sum of the heats of reaction for any set of reactions which in sum are equivalent to the overall reactions.
अब ये वाली रिएक्शन देखिए, इस रिएक्शन में हम क्या कर रहे हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ले रहे हैं। ध्यान देना, कार्बन सॉलिड फॉर्म में है और हाइड्रोजन गैसियस फॉर्म में है और ऑक्सीजन ये भी गैसियस फॉर्म में है। इन तीनों को रिएक्ट करके हम कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बना रहे हैं। तो इसके अंदर एंथैल्पी में जो चेंज आ रहा है वो कितना है, -393.5 किलो जूल। ठीक है, तो ये रिएक्शन इस तरह से हुई। अब हम क्या करें कि इसमें रिएक्शन को, इसमें एक स्टेप और इंक्लूड कर दें, मतलब अब रिएक्शन को इस तरह से कैरिड आउट करें। ठीक है, तो इसमें पहले क्या किया जाए कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रिएक्शन की जाए। तो उसमें क्या बनेगा, वाटर बनेगा, लेकिन गैसियस फॉर्म में, यानी वेपर या स्टीम बनेगी। इसमें एंथैल्पी में चेंज ये आ रहा है -483.6 किलो जूल। अब फर्दर अगली स्टेप में ये दोनों रिएक्टेंट हो गए। अब क्योंकि यहाँ से यहाँ हम गए तो प्रोडक्ट बना, लेकिन अब ये रिएक्टेंट एज्यूम करते हुए इस रिएक्शन को और आगे कैरिड आउट करो, तो ये प्रोडक्ट हम अगर बनाएं, इसमें एंथैल्पी में चेंज +90.1 किलो जूल हो रहा है। तो अगर आप इसको और इसको दोनों का सम करोगे तो ये सम इसके बराबर आएगा। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि अगर हम ये मान लो कि ये रिएक्टेंट A है और इसमें ये जो प्रोडक्ट हैं ये B बना, तो बजाय इसके हम A से हम C की तरफ मूव करें और उसके बाद C से वापस B की तरफ मूव करें, तो एंथैल्पीज का जो ओवरऑल सम है, यानी इसको और इसको सम किया तो ये इसके बराबर आएगा। तो यही हेस लॉ है, मतलब ये स्टेट फंक्शन हो गया, न कि पाथ फंक्शन। तो ये इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पर एंथैल्पी में जो चेंज है वो डिपेंड करेगा, इस बात पर डिपेंड नहीं करेगा कि आप किस पाथ से होकर के मूव कर रहे हैं। अब हम थोड़ा समझने की कोशिश करें कि जो एंथैल्पी है वो किस तरह से एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। एंथैल्पी इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। आप लोगों ने पिछले वीडियो के अंदर पढ़ा था इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, उसमें बताया था इंटेंसिव से इंडिपेंडेंट याद रखना, यानी जो क्वांटिटी है उस पर डिपेंड नहीं करती है वो प्रॉपर्टी इंटेंसिव, और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कौन सी होगी, जो क्वांटिटी पर डिपेंड करे। ठीक है, अब ये रिएक्शन देखिए, इसमें हाइड्रोजन 1 मोल हमने लिया है गैसियस फॉर्म में और ½ मोल ऑक्सीजन हमने लिया है, तो वाटर या स्टीम बनी H2O गैसियस फॉर्म में। तो इसमें एंथैल्पी में जो चेंज है वो -572 किलो जूल है। माइनस का साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स को बढ़ा दें, मतलब ये 1 मोल है तो अब अगली रिएक्शन में ये 2 मोल हो जाएगा। यहाँ ½ मोल है, इसका डबल किया तो ये 1 मोल। ऑब्वियसली जो प्रोडक्ट हमको पहले 1 मोल मिला था अब हमको 2 मोल मिलेगा, तो यहाँ एंथैल्पी में जो चेंज होगा वो भी डबल हो जाएगा, यानी इसका डबल ये हो गया। मतलब ये हुआ कि ये जो एंथैल्पी में चेंज है ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, यानी जो सब्सटेंस हम ले रहे हैं उनकी क्वांटिटी पर डिपेंड करेगा। ठीक है, अच्छा अब बात आती है साइन की। तो ये जो रिएक्शन आप देख रहे हो, आपको ये पता लग रहा है कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रिएक्शन होकर के वाटर बनता है या स्टीम बनता है, तो उसमें एंथैल्पी में चेंज एक्सोथर्मिक है। मतलब हाइड्रोजन ऑक्सीजन रिएक्शन करके वाटर बनाएंगे तो एनर्जी रिलीज करेंगे। अब इसका उल्टा हम करें तो इस रिएक्शन को अगर हम रिवर्स कर दें या इन्वर्ट कर दें, यानी अब हम ये जो प्रोडक्ट है इससे हम ये रिएक्टेंट्स बनाएं, मतलब अब रिएक्शन क्या हो गई, जो पहले वाली रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट थे तो वो तो प्रोडक्ट बन गए, और जो पहले जो प्रोडक्ट था वो अब रिएक्टेंट बन गया। तो ऐसे में हमें ये रिएक्शन मिलती है H2O गिविंग H2 + ½ O2। ठीक है, गैसियस फॉर्म में सारे, पर यहाँ पर जो एंथैल्पी में चेंज है वो अब पॉजिटिव हो गया। यहाँ आप नेगेटिव देख रहे हो, यहाँ आप पॉजिटिव देख रहे हो, रिएक्शन उल्टी होने के बाद में, रिवर्स होने के बाद में। तो मतलब ये हुआ कि अगर हम वाटर को उतनी ही एनर्जी दें
तो हमें वापस से ये एलिमेंट्स मिल जाएंगे। हालांकि ये रिएक्शन ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्टली हीट एनर्जी दोगे तो ये रिएक्शन हो जाएगी, वहाँ पर इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस कैरिड आउट करना पड़ेगा। लेकिन इस बात को माइंड में रखना कि अगर रिएक्शन को इन्वर्ट कर दिया जाता है तो साइन भी इन्वर्ट हो जाता है। अगर किसी रिएक्शन के अंदर ये पॉजिटिव है तो रिएक्शन को इन्वर्ट करने के बाद में हमको वो नेगेटिव मिलेगा। यानी एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक दोनों रिएक्शन को ध्यान में रखिए। तो बच्चों आज हम इतना ही रहने देते हैं। अगला वाला जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। आप लोग अपनी अटेंडेंस बराबर देते रहिए और कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी भी साथ में करते रहिए। भले ही सिलेबस के अंदर से कुछ पार्ट आपका डिलीट हो गया हो, लेकिन मेरा सजेशन ये है और आप लोगों को भी ये चीज़ ध्यान में रहनी चाहिए कि कंपटीशन एग्ज़ाम के अंदर 11th क्लास का, भले ही वो नॉन बोर्ड है आप इसको लाइटली मत लेना, 11th क्लास का 60% और 12th क्लास का 40% पूछा जाता है। तो 11th की इम्पोर्टेंस ज़्यादा है, हालांकि 12th की भी कम नहीं है, लेकिन 11 12th दोनों ही क्लासेस इंपॉर्टेंट है। तो नॉन बोर्ड होते हुए भी आप सिंसियरली क्लासेस अटेंड कीजिए। जहाँ प्रॉब्लम आती है आप लोग पूछिए, नोट्स बनाइए और न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिए, एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, जहाँ दिक्कत आए पूछ लीजिए। थैंक यू वेरी मच।